Okay, good morning and welcome back. It seems कि आज पासवर्ड गड़बड़ हो गया. Actually ना मुझे honestly speaking सीक्वेंस याद नहीं था. मैं रिकॉल कर रहा था कि लास्ट क्या था and all. So that's what I remembered. ठीक है ना. चलो कोई बात नहीं. कभी-कभी रिपीट हो जाना चाहिए. है ना. मैं वही सोच रहा था कि नेक्स्ट इन लाइन क्या होना चाहिए तो like somehow मुझे 2-2-2 याद था. So I put it as 3-3-3-3. But anyway, it doesn't matter. What more matters more is how was your weekend and how was the week finally? Some of you had sent their target reports and their achievements also. Some were pretty enthusiastic. इस बार तो बड़ा अच्छा रहा and all. Given that you have exceeded the targets that you had set for yourself. कुछ लोग थोड़ा मायूस थे that I was not so well and all. चलो ठीक है. I mean these are part of life. Someday, few days you will not be well. Few days I will also not be well. है ना. Then we will try to spring back to action, make it up for those lost time. सब कुछ part of life है. So don't worry on that. ठीक है ना. चलो तो let's start. We were discussing on work energy power several things. ठीक है ना. We were in fact specifically focusing more on collisions. ठीक है ना. तो collision पे हमने कुछ discussion किए थे. ऐसा तो collision का जो theoretical part था that is over. In the sense कि you know not much is left. सिर्फ एक वो impulsive वाला force का effect हमें पता करना था. Garv has said, okay, Yash has said कि I have said some doubts also. Actually maybe 2-3 जने का भी है pending है. चलो मैं देखता हूँ शायद आज निकाल दूँ. ठीक है ना. Garv has asked कि अच्छा कुमार आदित्य was saying कि वो password same वगैरह type का. In the meanwhile, good morning, Harshit, Shreyashi, Rishabh, Aryan, Kumar Aditya, Shreyashi, Dhruv, Devrat, Devatiya, Yash, Garv. स्कूल खोलने की कोई प्लान है क्या लेट सितंबर में? Well, Garv, you are as much in the dark as I am. In the sense कि इसके बारे में आइडिया तो इस वक्त देखो मुझे नहीं लगता तुमको भी है और ना ही मुझे है because it all depends on the government. But yes, एक खबर तो जरूर है कि शायद कर्नाटक गवर्नमेंट ने शायद 20 सितंबर के बाद खोलने का परमिशन दिया है विद सम गाइडलाइंस कि अगर बच्चे बुला रहे हो तो इन दैट केस 2 शिफ्ट में बुलाओ, है ना. कम ड्यूरेशन के लिए बुलाओ, 2-3 घंटे काइंड ऑफ थिंग्स है. कुछ अजीब से रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया है उन्होंने. आई डोंट नो हाउ मच प्रैक्टिकली feasible it is and how many parents will also really accede to the charter that has been set up. But anyway, let's see. Let's wait for the eventualities as they happen. ठीक है ना. देम सेज कि आपको डाउट्स 9555 पे भेजना होता है. That's right. So I think you are right on that. उसी में भेजा करो. थोड़ा सा कभी-कभी डिले हो जाता है. इतने सारे चीजों में हम भी उलझे हैं. ठीक है ना. ध्रुव शर्मा सेज कि गाइडलाइंस आया है कि 9 to 12 जा सकते हैं. I am also talking about the guidelines only. पर कौन जाएंगे, कितने जाएंगे, शिफ्ट में जाएंगे, इकट्ठे जाएंगे, all in the dark. ठीक है ना. अंश अग्रवाल सेज कि हरियाणा में भी है सर. हरियाणा में भी in the sense कि what? स्कूल खुलने वाला इंस्ट्रक्शन. I have not heard of it. At least this is what I know. ठीक है ना. देव सेज कि जेई तो अब आ गया बस, है ना. Yeah, that's right. तो like जेई तो आ ही गया. So that has not been cancelled. So things are on the positive side as far as opening of school is concerned, but I don't know what will happen. ओम पाठक से इसके खुलेगा तो पूरी तरह खुलना चाहिए, ना कि टुकड़े टुकड़े में आने में क्या मजा है. चलो एटलीस्ट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट मुझे इसमें नजर आ रहा है एंड दैट इज टुकड़े टुकड़े में क्या मजा है. सो दैट मीन्स स्कूल आने में कुछ तो मजा है. है या नहीं. कई बार तो उल्टा भी होता है कि अरे स्कूल जाना पड़ेगा, लेट उठना पड़ेगा. सो आई थिंक लेट्स कंसीडर दैट पॉजिटिव पार्ट. ठीक है. अंश अग्रवाल सेज यस. अर्नव सेज कि वो रेशियो को आपने बताया था बट एब्सोल्यूट नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहना चाहिए. अर्नव, दिस इज अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन व्हिच आई डोंट वांट टू आंसर बिकॉज़ कई बार ना इसका नेगेटिव मैसेज चला जाता है. आई मीन लेट्स से एक इमेजिनरी सिचुएशन
कोई नहीं कर रहा है मुझे मालूम है. Suppose somebody is doing 500 questions per subject per week. Nobody is doing. Don't worry. ये 500 सुन के मत सोचो अरे बाप रे कोई नहीं करता है. But मैं इसलिए biased number ले रहा हूँ so that I can explain my technical point. What Arnav is asking is that आपने रेशियो बोला है कि ऐसे 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 रखो प्रैक्टिस का, पर नंबर्स भी बता दो ना. नंबर्स का थोड़ा सा मैं खिलाफ हूँ, ठीक है ना. वो जनरली मैं इंडिविजुअल पे बताना पसंद करता हूँ. रीजन इज दैट सपोज नंबर्स है 5, मैंने बोल दिया 500, सपोज somebody is doing 500 500 500 लेट्स से पीसीएम, और मैंने नंबर्स बोल दिया 100 100 150 लेट्स से. अगेन दीस आर ऑल लेट्स से नंबर्स. अब क्या होगा कि वो सोचेगा अरे मैं तो बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, तो इतना तो जरूरत ही नहीं है. सो ही विल curtail it down, है ना. अच्छा उल्टा सोचो, somebody is doing let's say 70 70 70 and I suggest 500 500 500 or some such number. अरे बाप रे 500 ये तो मेरे बस का नहीं है. 70 करने में टाइम खत्म हो जाता है. 500 मेरे बस का नहीं, छोड़ो हम कुछ नहीं करेंगे, कोई टारगेट नहीं कुछ नहीं, जैसे चल रहा है चल रहा है. So it works it sometimes negative on both sides. So therefore मैं जनरली सजेस्ट यही करता हूँ कि पीसीएम के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का रेशियो है वो रखो अराउंड 1:1:2 with 2 being maths and 1 being physics and chemistry. तो ये नंबर अप्रोक्सीमेटली मेंटेन करो. अब किसी का वो होगा कि 10 क्वेश्चंस पर डे एवरेज है, किसी का 15 होगा, किसी का थोड़ा ऊपर नीचे होगा. Let's not go into too much of nitty-gritties, ठीक है. I think that would be setting too much of stiff deadlines, ठीक है. कृष्ण नागर से स्कूल में तो मजा है. I also agree. देवराज से इसकी सिर्फ उठने के टाइम स्कूल आने का मन नहीं करता, बाकी टाइम मन करता है. I think it's a common problem with everybody. चलो ठीक है. So we had our chit chat of the day and that was on school itself. School opening, new opening, not opening and so on. So nice chit chat. ठीक है. Let's set the ball rolling now. We were discussing on impulsive force and all. तो मैं थोड़ा सा एक चीज जानना चाह रहा हूँ. Is that शायद मैंने एक क्वेश्चन दिया था, I don't remember. मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है exactly, but शायद ऐसे कुछ दिया था कि maybe like this that suppose this is the case and let's say this is a mass of 10 kg, ठीक है, and this angle is 53 degree and there is a particle thrown here of suppose 1 kg, you know, with let us say 40 meter per second and it is given like that's given, ठीक है ना. It is given that the particle becomes or the particle bounces perpendicular to ground. अच्छा, before I start the question, let me mention one thing, however, is that कई बार पता है क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस में डेटा देते हुए थोड़ा गड़बड़ हो जाता है. गड़बड़ क्या हो जाता है कि पता चला उसमें कुछ मिसमैच आ जाता है, क्योंकि मैं तो खुद ही क्वेश्चन बना रहा हूँ, अभी कोई बुक से तो नहीं दे रहा हूँ. तो बुक में क्या होता है ना, वो वर्कआउट करके देख लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं आ रहा है. तो अब नाउ यू माइट सी कि इसमें गड़बड़ क्या हो सकता है कि पता चला इनिशियल एनर्जी से ज्यादा फाइनल एनर्जी आ गई, ठीक है ना. तो अगर ऐसे आता है तो हम मान के चलेंगे एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है ना. सो डोंट टेक केयर ऑफ दैट. तो ये चीज आ गया. Given that the particle bounces perpendicular to ground, find out percentage energy loss. लॉस गारंटीड नहीं है. अब मैंने एक डेटा दिया है, आई होप दैट इट इज अ लॉस, ठीक है ना. तो वर्कआउट करके देख लेंगे, जो भी आएगा उसी को मान लेंगे, ठीक है ना. और अगर मान लो बाई चांस फाइनल एनर्जी इनिशियल से ज्यादा आ जाता है तो हम मान के चलेंगे एक्सप्लोजन हुआ. दैट्स द बेस्ट वी कैन, ठीक है ना. E क्या है now this is a little tricky question. I would not like to comment more than what has been given in this particular question, ठीक है ना. What has been given in this particular question, that's it. इससे ज्यादा मैं कमेंट अभी फिलहाल नहीं करना चाह रहा. E is a tricky job. Okay, चलो ठीक है, एक काम करो. गिवन ये A हो गया. B है फाइंड E. लो, सो गर्व तुम्हारे क्वेश्चन को मैंने वापस क्वेश्चन बना के फेंक दिया. ठीक है ना. चलो
नाउ लेट्स स्टार्ट। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि एक तो परसेंटेज लॉस, बट मैंने पहले वार्निंग से बोला है कि मैंने कई बार ऐसे डेटा देता हूं और फिर उल्टा निकल जाता है, तो होपफुली परसेंटेज लॉस ही आएंगे। और यू नो दूसरा है फाइंड ई, ठीक है ना। ध्रुव हैज सेड कि E is equal to 16/25। ओ बाप, बहुत जल्दी आ गया। चलो मैं कहीं लिख लेता हूं, बट बहुत जल्दी आ गया तो आई एम लिटिल स्केप्टिकल। यू माइट से क्यों जल्दी हम अगर कर दिए तो, एक्चुअली थोड़ा सा कैलकुलेशंस हेवी होता है इसमें जनरली, तो इतना जल्दी आने का चांस बहुत कम होता है। बट हाँ, ये कि मैं गपशप कर रहा था तो इन द मीनवाइल निकाल लिया होगा, तो आई डोंट नो, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, ऑब्वियसली नॉट, आई एम नॉट डिस्करेजिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि इतना जल्दी आ गया तो आई एम लिटिल स्केप्टिकल, और कोई बात। चलो लेट मी स्टार्ट। एक्चुअली देखो इसमें ना एक इश्यू है, इश्यू इज दैट बॉल कितने में बाउंस किया ये नहीं लिखा, ये बोल रहा है कि बाउंसेस परपेंडिकुलर, बट कितने में बाउंस किया है ये नहीं लिखा है ना। चलो वो हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इन द मीनवाइल एक चीज और भी है, इज दैट कि क्योंकि परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड बाउंस किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है वो तो सारे खत्म, राइट, अंडरस्टैंड, उसका जो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है वो तो सारे खत्म हो गया, है ना। तो देयरफॉर यानी उसका पूरा हॉरिजॉन्टल मोमेंटम मिल गया है उसको, वेज को। तो देखो पहला इक्वेशन तो मैं लिख सकता हूँ 1 into 10 1 into 40 is equal to 10 into 4, that's the first, 10 into v है में, ठीक है ना। तो 10 into v, और therefore v is equal to आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी आफ्टर दिस थिंग ये 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, देखो परसेंटेज एनर्जी लॉस अगर चाहिए तो इन दैट केस वो वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए, अदरवाइज तो नहीं निकलेगा। तो उसको मैं विजुअलाइज कैसे कर रहा हूं जरा ध्यान से देखो। मैं ही कर रहा हूं कि देखो जब इसने हिट किया इसको, तो इन दैट केस फोर्स लगा होगा इसके परपेंडिकुलर, यानी इंपल्स जो लग रहा है वो परपेंडिकुलर लग रहा है। चलो ठीक है, यानी इस बॉल को इंपल्स ऐसे लगा है, ये हो गया जी, ठीक है। और वेज को ऐसे लगा, एक्चुअली वहां पे भी ड्रॉ कर सकते थे पर थोड़ा लेबलिंग है इसके में ड्रॉ नहीं। तो ये हो गया जे और इधर भी जे आ। अब देखो ये 53 है, तो अगर ये 53 है तो ये 53 होगा, तो ये हो गया 37। तो यानी ये जो जे है उसका जो cos 37 डिग्री वाला कंपोनेंट है ना, और इसका भी ऐसे कुछ जे का जो cos 37 डिग्री कंपोनेंट है उसने इसके मोमेंटम को रोक दिया। तो यानी जे sin 37 डिग्री वाला कंपोनेंट उसको वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, ऊपर भेज रहा है। तो यानी जे sin 37, तो जे कितना है, J cos 37 is responsible for this body's momentum to totally go away. तो यानी J cos 37 क्या है 4/5, ठीक है। cos 37 is what 40, क्यों, इसका तो टोटल मोमेंटम ही खत्म कर दिया। और वही मोमेंटम J cos 37 इंपल्स मतलब उसको अगले वाले को मिल गया, यानी वेज को मिल गया। तो यानी J का वैल्यू कितना आ गया, so therefore J का वैल्यू आ गया 40 into 5/4 and that is 50 units, ठीक है। यानी जे का वैल्यू आ गया 50 यूनिट्स, फाइन। तो जे sin 37 डिग्री कितना होगा फिर, जे इंटू 3/5, now that will give the vertical momentum of the particle, यानी 1 into vy, यानी vy क्या होगा, j इंटू 3/5 यानी 50 इंटू 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट ना 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। सो मैं आस्क कि परपेंडिकुलर टू ग्राउंड मतलब क्या होता है, ये कैसा क्वेश्चन है। परपेंडिकुलर टू ग्राउंड मींस परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, यानी अगर मैं एक ऑब्जर्वर रखता हूं ग्राउंड पे और मैं पूछता हूं उसको कि भाई इसका वेलोसिटी बताओ पत्थर का, तो बोलेगा सीधा ऊपर जा रहा है, हाँ
अभी तो नहीं पता था कि कितने पे ऊपर जा रहा है, अब तो वही पता चल गया 30। यानी अगर इस बंदे से पूछूंगा इस पार्टिकल का कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या है, तो ये वाला बंदा रिपोर्ट करेगा 30 जे क्या। दैट इज व्हाट द मीनिंग इज। ठीक है, चलो यानी वेलोसिटी मिल गया। अब एक काम करो, टोटल एनर्जी 1 और 2 निकाल लेते हैं। तो टोटल एनर्जी 1 इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 इंटू 40 का स्क्वायर, हाँ यानी 800। और टोटल एनर्जी 2 इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 इंटू 30 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 450 प्लस 16 8 80। ठीक है, वैल्यूज ठीक है। 450 प्लस 80 इज 530। ठीक है, टोटल एनर्जी 1 आ गया 800 जूल और 2 आ गया हाफ इंटू 1 इंटू 30 का स्क्वायर, तो 900 बटा 2 450 और हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर, फिर 16 बटा 2 8 10 80। ठीक है, तो देखो परसेंटेज लॉस कितना आ गया फिर 530 270 बाई 800 इंटू 100। 270 का मतलब हो गया 135 बाई 4% इक्वल टू 135 बाई 4%। ठीक है ना। अब जरा देखो, देह में आज की ये जे का डायरेक्शन आपने कैसे कह दिया? अंश अग्रवाल से 270 जूल। वैसे तो मैंने परसेंटेज एनर्जी लॉस पूछा है, तो चलो ठीक है, आई थिंक 270 अंश अग्रवाल यू आर गेटिंग इज बिल्कुल करेक्ट। ठीक है ना। आयुष गुप्ता has asked कि is the wedge fixed? No, wedge is not fixed. Wedge is not fixed. ठीक है ना, wedge is not fixed. Wedge is moving। और अंश अग्रवाल ने एकदम सही आंसर दिया, that is 270 जूल। तो देखो इनिशियल एनर्जी हो गया 800, टोटल एनर्जी 1, टोटल एनर्जी 2 आ गया 530, तो यानी लॉस कितना हो गया 270। तो आई थिंक अंश यू आर राइट ऑन दैट। देह में इसकी डायरेक्शन कैसे आई, जे की डायरेक्शन कैसे आई? अच्छा देहम जे का डायरेक्शन, अच्छा हाँ, वो तो इसके वजह से परपेंडिकुलर टू ग्राउंड दिया ना, तो दैट मींस व्हाट जे कैप, तो वही मैंने जे कैप ले लिया वी आ गया 30 मीटर पर सेकंड। सर जे परपेंडिकुलर टू वेज है ना, वो क्यों आया मतलब? लिखा देखो बाउंसेस परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। और देखो वेज को परपेंडिकुलर क्या होता है ना, वेज या तो कहो कि वेज के इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर, तब तो समझ में आता है। ठीक है ना। जे की जो डायरेक्शन है इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर, वो वाली डायरेक्शन कैसे आई? अच्छा ठीक है, वो तो एक्चुअली मैंने क्या किया ना, इस जे को कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कर, तो हॉरिजॉन्टल ने क्या किया, ये जो इनकमिंग मास है 1 kg का जो मोमेंटम है उसको रोक दिया, और वही हॉरिजॉन्टल मोमेंटम वेज को ट्रांसफर कर दिया, ये वाला। अच्छा नाउ यू माइट से कि वेज को तो ये भी मिल रहा होगा, है ना देखो मिल रहा होगा, लेकिन पता है इससे फर्क नहीं पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि जब वेज को ये वाला इंपल्स मिल रहा होगा ना, तो वेज को ग्राउंड जो है नॉर्मल एक्शन देके उसको खत्म कर, क्योंकि ग्राउंड के नीचे दब थोड़ी रहा, तो देयरफॉर उसका इतना कोई टेंशन नहीं था। लेकिन जो पार्टिकल है उसके लिए तो वर्टिकल वाला जे ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जे साइन 37 डिग्री हमने वर्टिकल कंपोनेंट ली, वर्टिकल है नहीं, जे तो ऐसे है। जे इज द इम्पल्सिव फोर्स का इम्पल्स, तो वो तो जो है क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल एक्शन की वजह से हो रहा है, तो वो देखो इसलिए एकदम परपेंडिकुलर बना है। तो ये परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। उसका कंपोनेंट क्या, क्योंकि ये 53 डिग्री है, तो अगर ये 53 होगा तो ये 37, तो है ना, ये भी 37, ये हो गया 37 डिग्री। अब तो ठीक है, कॉस साइन सब कुछ हो गया। अंश अग्रवाल इज नाउ गिवन है ई वैल्यू एज 0.1 और हर्षित लोहानी ने कुछ 33.75 बोला है, शायद ए वाला आंसर। अच्छा हाँ ठीक है, वो डेसिमल में कर लिया ना, चलो ठीक है। अच्छा अब हम ई पे वर्कआउट करते हैं। घर तुमने ई के बारे में पूछा था, तो मैं ई को ऐसे क्वेश्चन ट्रीट कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मिटा दो ये सब,
आई होप यू हैव नोटेड दिस डाउन। तो आई थिंक इसका पार्ट तो खत्म हो गया। अब ई का देखो कैसे होता है। तो देखो ई इज ऑलवेज, तो ध्यान रखना इस चीज का, ई is always calculated on the basis of common normal। यानी जो कॉमन नॉर्मल है, ठीक है ना, उसके बेसिस पे हमेशा ई का कैलकुलेशन होगा। पर अभी रुको, एक परेशानी है। पता है क्या परेशानी? कि ये पार्टिकल भी नॉर्मल के अलोंग मूव नहीं कर रहा है और ना ही ये नॉर्मल के अलोंग मूव कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, पार्टिकल वर्टिकल, और जो नॉर्मल है वो है इंक्लाइन। तो उसके अलोंग, एक के अलोंग, तो किसी के अलोंग कोई भी मूव नहीं कर रहा। मतलब नॉर्मल के अलोंग ना पार्टिकल मूव कर रहा, ना वेज मूव कर रहा है, ना बिफोर मूव कर रहा था, ना आफ्टर मूव कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा? इन केस द मूवमेंट्स आर नॉट अलोंग द नॉर्मल, then we will have to take components of initial also and final also, and then calculate t. So therefore, if velocity vectors are not, यानी velocity vectors में सब कुछ इंक्लूड कर लिया है ना। अगर डिटेल लिखना है तो लिख लो, चलो। If initial and final velocity vectors are not along normal, then E is calculated by taking क्या ना components, बस that's it। ठीक है, अब किया जाए। तो अगर मैं ऐसे देखता हूं तो इनिशियली ये ऐसे आ रहा, कितने में? 40। तो ये 40 पे आ रहा है, ये हो गया नॉर्मल का डायरेक्शन, ठीक है ना। आई थिंक 37 डिग्री। तो आने का वेलोसिटी क्या हुआ है ना, 40 का cos 37 डिग्री, यानी आने का वेलोसिटी कितना आ गया? आ रहा है ऐसे कितना, 40 का cos 37 डिग्री है ना। इनिशियल 40 था, तो 40 का cos 37 डिग्री कंपोनेंट आएगा, है ना, विच इज इक्वल टू 4/5, तो यानी 32। ये हो गया वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, क्योंकि वेज रेस्ट पे था। हो गया। अच्छा, जाने का टाइम क्या हुआ? देखो, जाने के बाद ये बाउंस कर गया 30 से, हाँ 30 से, 30 वाले, तो ये हो गया 30, यानी इधर जा रहा है अलोंग द नॉर्मल, कितने पे? ऑब्वियसली अगर ये 37 तो ये 53 होगा, तो 30 का cos 53 यानी 3/5, तो दैट इज 18, यानी 18 पे चला। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखो ये कैसे जा रहा है ना, ये मतलब वेज, वेज जा रहा है 4 पे, है ना, वेज ऐसे 4 पे जा रहा है ना। वेज 4 पे जा रहा है, तो 4 cos 37 यानी इंटू 4/5, that's like 16/5 यानी 3.2, यानी इस तरफ हो जाएगा उसका कंपोनेंट। यानी अब हम कैलकुलेट करेंगे ई। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना ई का जो है कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो फाइंड ई वाला है ना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब ई का वैल्यू क्या आएगा बताओ जरा, अब कैलकुलेट करके बताओ। अरियंत ने बोला कि ई 1/10 आएगा, अंश ने भी 1/10 दिया हुआ है। गर्व दास के सर बॉल हॉरिजॉन्टली आई पर इंपल्स परपेंडिकुलर टू वेज है। तो देखो एक चीज बताओ, सपोज एक बॉल को तुमने वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल फेंक दिया, अब तुमने बॉल ऐसे रखा तो इंपल्स होगा ऐसे, ऐसे रखोगे तो अलग होगा, क्योंकि इंपल्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द, और अदर द इंपल्सिव फोर्स ऑफ द नॉर्मल एक्शन इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द बॉल। ऐसे है तो अलग होगा,
ऐसे है तो अलग होगा, ऐसे है तो अलग होगा, बॉल तो हर बार सेम है, लेकिन जो नॉर्मल डायरेक्शन का डायरेक्शन है वो तो अलग अलग हो सकता है ना, एज पर द ओरिएंटेशन ऑफ द वॉल। तो हमें परपेंडिकुलर टू द वॉल के हिसाब से सारा एनालिसिस करना, ठीक है ना। ई का वैल्यू अब तो चेंज हो गया, सोम ने भी दे दिया ई को एज 0.1, ई को एज 0.1 कैसे दिया, अच्छा वही मैं सोच रहा हूँ कैसे सब लोग 0.1 दे रहे हैं। 0.1 इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो 4 था और इसका 40 खत्म हो गया, तो इसको तो परपेंडिकुलर चला गया, तो सब सोच रहे हैं 40 था 4 हो गया, यानी हो गया 4/40 यानी 1/10। नहीं, मैंने बोला ना कैलकुलेशन हम करेंगे along the normal direction के हिसाब से। Therefore E का वैल्यू क्या हो गया फिर, अब अंश ने सही दे दिया, यस सानिया। सर अलोंग द नॉर्मली क्यों करते हैं? ये जो डेफिनेशन है, और एक चीज ध्यान रखना, कोलिजन होता है बिकॉज ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन ओनली, तो कोलिजन का फेनोमेना एक्चुअली अलोंग द नॉर्मल ही होता है। अब चक्कर ये होता है कई बार उसके अलावा ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, तो वो अलग हिसाब हो गया, बट एक्चुअल जो कोलिजन फेनोमेना है ना दैट इज एज पर द नॉर्मल, ध्यान रखना। इसलिए जो भी डेफिनेशन दिया गया वो नॉर्मल के हिसाब से दिया, तो देयरफॉर इस केस में ई का वैल्यू हो जाएगा 18, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया 18 और -3.2 -3.2, तो यानी 18 -3.2 बाय हो गया 30, यानी 21.2 बाय 30, यानी 212 बाय 320। बाकी आपने आप देख लो क्या क्या कैलकुलेशन होगा या नहीं होगा। आई थिंक 4 से तो जा ही रहा है, 53 बाय 80, हाँ 53 बाय 80, दैट इज द वैल्यू ऑफ ई। हाँ हर्षित अरियंत आप सबने करेक्ट कर लिया, आयुष सानिया सोम। सर हाँ बोलो। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि पार्टिकल बाउंसेस की 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। हाँ मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। उससे क्या होगा ना कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और कोई बात नहीं, यू नो कैलकुलेशन अगर देखोगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और कोई बात नहीं। बट नाउ दैट यू हैव टोल्ड मी दिस, तो मैं काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन बना ही देता हूँ, और वो है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा वैल्यूज ठीक दे देता हूँ, इसी में ही कर दूं, इसी में ही एक काम करता हूं। सपोज मैं कहता हूं कि जो वेलोसिटी है वो 60 डिग्री एंगल पे आया है ना, और वो है मान लो 60 डिग्री एंगल पे। क्वेश्चन बनाना पड़ता है तो लाइक कई बार थोड़ा डेटा मिसिंग हो तो आगे देख लेंगे, है ना। तो मान लो ये 50 मीटर पर सेकंड कर दिया, और मैं कह देता हूं कि ये जो है ना अब बाउंस किया है 53 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दिया, ठीक है ना, बिकम्स एट एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल टू 53 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। पर ये ना इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना, बट चलो कोई नहीं, क्यूरियोसिटी है ना। अब तो ये V4 तो खत्म हो गया, है ना। तो इन दैट केस ये V हो गया, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ना E का वैल्यू भी चाहिए होगा, तभी हो पाएगा शायद, ठीक है। चलो देखते हैं, तो लाइक 53 है, तो साइन 50 मतलब 4/5 B हो गया, और E हो गया सपोज आफ्टर कोलिजन कैपिटल, और ये हो जाएगा 3/5 B, है ना। यानी मैं लिखूंगा J तो ऐसे हो गया, J का तो cos 37 डिग्री कंपोनेंट ये था, है ना, ये 53 तो ये 37, तो J का cos 37। तो मैं कुछ कुछ चीजें पिछले का यूज कर लेता हूँ डायरेक्टली, तो यहाँ पे लगता है शायद एडिशनल डेटा ना चाहिए होगा, तो देख लेता हूँ 1 into 50, है ना, 1 into 50 minus J cos 37 which is 4/5
इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 इंटू 3/5 v। ठीक है, ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन j इंटू 3/5 j इंटू 3/5 इज इक्वल टू 4/5 v। ठीक है ना, ठीक हो जाएगा, लेकिन तो कैलकुलेशन ज्यादा है। एक काम करो, कोई एक जने जो है ना थोड़ा सा वॉलंटियर करो और मुझे v और j का वैल्यू सॉल्व करके बता दो बस। ठीक है, मैं तब तक थोड़ा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ। 50 माइनस 4/5j इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3v/5 और हो गया 3/5j इज इक्वल टू 4/5v। ठीक है ना, तो मैं काम करता हूं, इसको जो है ना मल्टीप्लाई कर देता हूं बाय 4/3 इंटू 4/3, इसको भी इंटू 4/3, और ऐसे करूंगा तो इन दैट केस 4/5 पूरा खत्म हो जाएगा, दोनों को ऐड करता हूं। t इज इक्वल टू 15 यानी v/15 कॉमन लो तो आएगा -9 प्लस 16 यानी 7v/15। कुछ ज्यादा ही लॉस्ट लग रहा है, चलो एनीवे, यानी v इज इक्वल टू 15/7 इंटू 50। ठीक है ना। अच्छा देखो, एक तो ये जो मैंने डेटा भी दिया ना, इसमें कुछ गड़बड़ तो है इन द सेंस कि देखो ऑलरेडी 50 की जगह इसका वेलोसिटी 50 से भी ज्यादा आ गया, यानी इट्स अ प्रॉब्लम। बट एनीवे, मैंने पहले ही बोला इज दैट कुछ ऐसे मान लेते हैं कि कुछ एक्सप्लोजन टाइप का हुआ, क्योंकि अदरवाइज वेलोसिटी कैसे बढ़ गया। अब जरा सोचो, पहले काइनेटिक एनर्जी जैसे भी इसी के पास था, अगर ऐसे होता है, मैंने बोला ना, मैंने कुछ क्वेश्चन बना दिया, जैसे चलो एंगल ले लो या कुछ ऐसा बना तो दिया मैंने, और उसमें दिक्कत आ रहा है कि 50 से भी ज्यादा वेलोसिटी आ गया। आई होप माय कैलकुलेशन इज करेक्ट, एक बार कोई जरा चेक भी कर लेना। ये तो 50 से भी ज्यादा वेलोसिटी आ रहा है, तो ये तो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ये मान लेता हूँ कि कुछ एक्सप्लोजन हुआ, मतलब ये बॉम्ब टाइप का है, मान लो ये वाला, ये बॉम्ब टाइप का है या कुछ ऐसे, मे बी यहाँ पे कुछ बॉम्ब टाइप का लगा हुआ था, तो पत्थर जैसे हिट किया तो बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया, तो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ गया, ऐसे कुछ एज्यूम कर लेता है। तो वी आ गया तो उससे जे भी आ जाएगा, है ना, तो इससे क्या होगा ना, जे आ जाएगा। तो जे क्या आएगा, सो देयरफॉर फ्रॉम दिस आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ जे। जे होगा इक्वल टू 4/3 इंटू वी, तो 4/3 इंटू वी इज इक्वल टू इंटू 4/3 करोगे तो 200 1000/7 ऐसी कुछ आ रहा है शायद। ये वो चेक करते जाना, एक बार दोनों का ना चेक करके देख लो। 11 हर्षित से इसकी 750/11 आ रहा है। एक बार ना मेरा भी कैलकुलेशन चेक कर लेना, है ना। एनीवे, अब देखो क्वेश्चन बना दिया तो मैंने पहले ही बोला ना कि कई बार ऐसे उत्पटन से बन जाता है, यानी देखो ये फिजिकली पॉसिबल नहीं होता है, बट क्योंकि मैंने जबरदस्ती बना दिया तो वैल्यू तो कुछ ना कुछ आएगा। तो अगर ये असम्पशन सही मान लो तो वैल्यू ठीक आ रहा है, पर वो एक ही गड़बड़। चलो खैर, तो यानी इससे क्या करें, जे के हिसाब से फिर इसका वेलोसिटी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वही जे cos 37 सामने की तरफ वाला जो कंपोनेंट है वो इसके पास भी जाएगा, यानी जे इंटू, सर वो 80/7 आ रही है। हाँ, वेज की वेलोसिटी 80/7 आएगी। 80/7, चलो ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 80/7। तो एक काम करता हूँ, इसमें क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, फाइंड आउट द परसेंटेज एनर्जी गेन, है ना, इन दिस केस। गेन तो वही है ना। अच्छा, बल्कि मैं कहता हूं कि इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है कैसे, ई वाला कैलकुलेशन कैसे करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरा हैंडल किया है ना। आई थिंक दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। तो उसमें भी थोड़ी सी अड़चन पता है क्या है कि वो कैलकुलेशन थोड़े से बिगड़ेंगे, है ना, वो साइन कॉस सब कुछ लेना पड़ेगा। तो चलो कोई नहीं, एटलीस्ट हम लोग हिसाब देकर दिखा देते हैं कैसे होगा, बाकी अपना खुद से कैलकुलेशन कर लेना। और देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सोच समझ के देते हैं, इतना भी नहीं कर देते कि पता चला कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन।
अच्छा, एनीवे, तो लाइक लेट मी ड्रॉ दिस लाइन. इसका जो वेलोसिटी आया है ना, वो आया है 3/5 v. तो ये हो गया 3/5 v और एक वेलोसिटी आया है 4/5 v और ये हो गया तुम्हारा जो है 37 डिग्री. ये नॉर्मल एक्शन या जी का जो भी था. और इसका वेलोसिटी आ गया है ना 80/7 है ना. तो इसका वेलोसिटी आ गया 80/7 और वो भी 37 डिग्री है. अब ई क्या होगा? ई होगा इनिशियली तो 50 से आ रहा था, तो 50 cos 37 यानी 40. तो इनिशियली तो हो गया इसका रिलेटिव वेलोसिटी 40. ठीक है ना. और बाद में क्या होगा ना, 40 से भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि तो दिख ही रहा है ऑलरेडी मुझे. तो अगर 37 डिग्री ये है, ये 53 डिग्री हो गया है ना. इसका इधर वाला कंपोनेंट, इसका भी उधर वाला कंपोनेंट, इसका इधर वाला कंपोनेंट, यानी सब प्लस होगा. तो यानी v कॉमन लो अगर, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट यानी 4/5 into cos 53 which is 3/5 यानी 12/25. तो 12/25 प्लस ये आ गया 3/5v का cos 37 कंपोनेंट. ठीक है ना, which is 4/5. तो यानी ये भी 12/25 ही आ. ठीक है. और प्लस क्योंकि है तो माइनस, बट देन माइनस ऑफ माइनस करके प्लस. तो 80/7 cos 37 तो यानी 80/7 into 4/5 ये हो जाएगा ई का वैल्यू. बस v का वैल्यू पुट कर लेना 15 into यानी 750/7. तो नाउ पुट दिस एज v is equal to 750/7. इन केस अगर होता है तो देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, वो एक अलग बात है, बट बिकॉज यू सेड कि एंगल होगा तो क्या करेंगे, तो मैंने क्वेश्चन ऐसे बना दिया. और क्वेश्चन बनाते हुए मैंने कह दिया था इज दैट ऐसे क्वेश्चन मुश्किल है, बट देखो ये ई का कैलकुलेशन मैंने कैसे किया वो देखो. तो मैंने क्या किया, मैंने इसका वेलोसिटी इधर निकाला, इसका वेलोसिटी इधर भी निकाला. तो आफ्टर कोलिजन तो उससे क्या होगा ना, इसके कंपोनेंट मिल गया जो कि इसके अलावा. ठीक है, बस दैट्स इट. और प्लस ये पहले भी ले लिया. और इनिशियल तो 50 था जिसका कंपोनेंट 40 है अलोंग द नॉर्मल. आई थिंक दैट्स द कैलकुलेशन. ठीक है. गर्व से इसकी फर्स्ट इक्वेशन वापस बता दो. फर्स्ट इक्वेशन सर आ गए थे वो. आ गया ना. आ वो गया एक सर. तो हाँ, वो जे का ही कंपोनेंट किया मैंने, और तो ज्यादा कुछ नहीं किया. जे का कंपोनेंट एक्स और वाई में करके और फिर वो 4/5 और वो सब चीजें इक्वेट किया. और इसका भी जे का कंपोनेंट है. तो लाइक आई थिंक दैट्स ओके देन. चलो ठीक है. आई थिंक इसमें काफी टाइम हमने लगा दिया. बट ठीक है, इफ देयर आर डाउट्स देन वी शुड नॉट लीव इट एज इट इज. बेशक थोड़ा सा वैल्यूज इंपॉर्टेंट से थे. चलो, सो लाइक दैट वाज अबाउट मोर और लेस इंपल्सिव फोर्सेस के वजह से क्या कंसीक्वेंस होता है उसका एक एग्जाम्पल. ठीक है. चलो, लेट्स गो बैक टू आवर वर्क एनर्जी कंसेप्ट. हमने वर्क एनर्जी पे भी डिस्कशन किया था और हमने सेंटर ऑफ मास के यूटिलाइजेशन अभी तक एक भी नहीं देखा होगा कि हमने अभी तक सेंटर ऑफ मास का यूटिलाइजेशन एक भी नहीं किया. तो आज एक काम करते हैं, थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का भी यूटिलाइजेशन करते हैं वर्क एनर्जी कंटेक्स्ट. ठीक है. जैसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ. सपोज एक चेन है, उसका लेंथ एल है और बस इतना ही काफी है. चेन का लेंथ एल है और वो चेन ऐसे हैंग कर, या एक सांप ही ले लो. ठीक है. अब उसका L/3 पोर्शन. ठीक है. अब वी आर एज्यूमिंग दैट द एंटायर थिंग इज यूनिफॉर्म, अदरवाइज तो फिर गड़बड़ होगा. तुम बोलेंगे सांप को तो पीछे वाला पार्ट थोड़ा टेपर होता है. वी आर एज्यूमिंग दैट इट्स ऑल यूनिफॉर्म. ठीक है ना. L/3 पोर्शन हैंग कर रहा है, फ्रिक्शनलेस स्टेबल है. So it starts slipping down. It starts slipping down. The question is, find out the velocity when it leaves the table. Find out velocity when it
leaves the table. हाँ जी, go ahead. कठिन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है. Ansh has given a quick answer, and that is root under 2lg by 3. That's a quick answer. Correct or otherwise, we'll just check in a while. मैं देखता हूँ और कोई आंसर आता है तो, या इवन सेम आंसर भी आता है रिपीट. Okay, Som has given a different answer, root under lg by 3. Harshit, root under lg by 3. Okay, Dhruv has given under 2lg by 3. यानी मैं देख रहा हूँ कि दो ग्रुप्स में आंसर आ रहा है. एक ग्रुप बोल रहा है रूट अंडर lg by 3 और एक ग्रुप बोल रहा है रूट अंडर 2lg by 3. जस्ट अभी देहम के वजह से रूट अंडर 2lg by 3 वाले वोट ज्यादा पड़ गए. ओके, अब बराबर हो गया. कुमार आदित्य ब्रॉट द बैलेंस बैक. अभी इक्वल नंबर ऑफ रूट अंडर lg by 3 और इक्वल नंबर ऑफ 2lg by 3. ध्रुव गुप्ता बेटे m नहीं आएगा. तुमने एक एक्सप्रेशन में m रखा है, m नहीं आएगा. ठीक है ना. कृष्ण नागर ने 2lg की तरफ पल्ला भारी कर दिया. श्रेयाशी ने भी 2lg by 3, यानी 2lg by 3 का नंबर बढ़ता जा रहा है. सैयद तहा रिजवी ने भी रूट अंडर 2lg by 3 कर दिया. चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट विल वी डू एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि और तो कुछ करना ही नहीं है ना. नॉर्मल एक्शन वर्क डन कर नहीं रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली टेबल के ऊपर हो रहा है और नॉर्मल एक्शन परपेंडिकुलर टेबल लग रहा है और फ्रिक्शन तो है नहीं. तो देयरफॉर वी विल यूज एनर्जी कंजर्वेशन, नो इश्यूज. तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हुए एक काम करते हैं. देखो, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होता है ना, तो उसमें हमें फिर रेफरेंस लेना पड़ता है. चलो भाई रेफरेंस ये लो रेफरेंस. So this is the reference. ठीक है. So we are following standard procedure actually. That we will take a reference and then accordingly we will calculate. ठीक है. चलो, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखो, स्नेक का ये वाला जो पार्ट है 12 by 3 वो तो टेबल के ऊपर ही है, इसलिए उसके वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा. मतलब अगर रेफरेंस उसको लिया, अब कहीं और रेफरेंस ले तो पोटेंशियल एनर्जी तो हो ही सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं. बट इस बार नहीं होगा. पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इतने हिस्से का होगा, यानी इसका मास क्या होगा, m by 3. m by 3. ठीक है ना. देवव्रत ने आंसर चेंज कर दिया, 2 into under root 2lg by 3. गर्व ने भी दिया 2lg by 3. सेहता ने लाइक 2lg by 3 डोमिनेंट है. चलो स्टार्ट. m by 3 मास होगा, सिर्फ इतना ही पोटेंशियल एनर्जी होगा, into g into h. अब याद करके देखो, जब हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, अब तो काफी दिन हो गए, उस समय मैंने बताया था कि देखो पोटेंशियल कैलकुलेशन में h क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का हाइट होता है. तो देखो हमें सेंटर ऑफ मास लेना पड़ेगा. तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, ये वाला. स्नेक का सबसे डेंजर पॉइंट तो खैर ये है, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो भाई यहीं पे होगा, है या नहीं. तो l by 3 है तो l by 6, यानी हो जाएगा माइनस ऑफ l by 6. दैट्स द पोटेंशियल एनर्जी. फाइनली है ना, प्लस काइनेटिक तो जीरो है, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल k1 प्लस p1 इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल पता नहीं कितना, हाफ mv². भाई मैट से m तो दिया ही नहीं ना. देखो m देखना पूरे ऑल थ्रू कैंसिल करेगा, m का जरूरत नहीं पड़ेगा. जैसे एक आध जने का मैंने आंसर देखा, m भी आया है तो m नहीं आएगा. चलो लेट्स प्रोसीड. प्लस जब ये स्नेक इस टेबल को छोड़ रहे होंगे तो ऐसे हो गया होगा, है ना, और उस समय यहाँ पे ऐसे होगा, जो भी है स्नेक इज देयर. तो प्लस m g. अब क्या होगा ना, अब देखो पूरा स्नेक यहाँ पे लटक रहा है, मतलब लटक नहीं रहा है, जाने वाला है, तो लाइक उस मोमेंट की बात कर रहा हूं. तो उस समय पोटेंशियल जी का पूरा लेंथ l हो गया, तो ये l by 2 पे होगा, यानी माइनस ऑफ l by 2. ये कैलकुलेशन. तो मैं एक काम करता हूँ, वो उधर ले जाता हूँ, यानी mgl अगर कॉमन लो तो 1 by 2 माइनस 1 by 18, ठीक है ना, इज इक्वल टू हाफ mv². हाफ
एम बी स्क्वायर। तो एम एम कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2 से कैंसिल कर देता हूं, तो 2 से कैंसिल करूं तो 1/1 माइनस 9, सॉरी 1 माइनस 1/9, यानी 8/9 आ गया, है ना। तो 2√2/3, यानी आंसर आ गया 2√2/3 GL, मतलब 2/3 इंटू √3 GL, ऐसे कुछ आ रहा है। ये आंसर है, ठीक है। यानी 2 इंटू √3 GL, कैलकुलेशन चेक कर लेना। सर 2√2 आए। सर √2 GL। √2, ठीक, 2√2 GL/3 आ रहा है, ठीक है ना। एक बार जरा वो कर लो, मिला लो आंसर, ठीक है। आई थिंक बाद में कईयों का आंसर सही आने लगा है, श्रेयसी, आयुष, ध्रुव, देवव्रत, अब जाके सबका आंसर सही आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा एक काम करो, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं। अगर स्नेक बहुत लंबा हो जाए तो क्या होगा? तो स्नेक दोनों तरफ लटकेंगे, ठीक है ना। तो यानी ऐसे भी अजगर सांप बहुत बड़ा, अच्छा नहीं, अजगर तो नॉन पॉइजनस है ऐसे, ठीक है। ये दिया हुआ है L/6, ये दिया हुआ है L/4। क्वेश्चन इज द सेम, क्वेश्चन इज सेम, यानी जब ये टेबल को छोड़ेंगे उस समय क्या वेलोसिटी होगा, जल्दी करो। अब तो सही हो जाएगा, आई एम श्योर, ठीक है ना। अब जल्दी कर दो बस। L/6 है, L/6 एंड L/4। Table is like long, बड़ा सा है, जो भी है। मैं काम करता हूं, मैं भी तब तक कैलकुलेशन शुरू कर देता हूं, तो आने से टाइम वेस्ट होगा। तो वही रेफरेंस तो वही लेंगे, है ना। तो M/6 G माइनस L/12 प्लस M/4 G माइनस L/8, राइट हैंड साइड तो वही आएगा, हाफ MB स्क्वायर माइनस MG इंटू L/2, ठीक है ना। तो आई थिंक किससे मल्टीप्लाई करें, इससे भी ना करें, ऐसे ही रखो, यानी MGL कॉमन 2 से तो कर ही देता हूं, 2 से कर देता हूं, कितना ये था MB स्क्वायर लिखना फायदा होगा। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया 1 माइनस 1/36 माइनस 1/16, तो 36 72 144, हाँ इससे नीचे तो आएगा नहीं कुछ, 144। तो m तो कैंसिल हो गया, खैर इज इक्वल टू v स्क्वायर GL, देख लो 36 इंटू 4, 144 माइनस 4 माइनस 9, 13, तो यानी 131/12, यानी v इज इक्वल टू √131 GL/4,
कैलकुलेशन चेक कर लेना मेरा भी, आई थिंक अगर टैली करेगा तो ठीक है। ठीक है, आई थिंक सबका ही आ रहा है, 131 ही आ रहा है। अरियंत ने दे दिया, देव ने भी दे दिया। अच्छा, देव ने थोड़ा डेसिमल कर दिया, रेकरिंग। हाँ, कैलकुलेटर मिलता है सब लोगों को, अच्छा ही लगता है। एग्जाम में देखना हर कोई रोएंगे, अरे क्या कैलकुलेशन है। चलो, अंश अग्रवाल has given the right answer. देहम, अरियंत, देव ने भी दिया ही होगा। वैसे मुझे भी नहीं पता देव का आंसर सही है गलत, है ना। डेसिमल में कर दिया, आई एम श्योर सही होगा। चलो, so that was the right answer, but only 4, क्या चक्कर है? बाकी लोगों ने एज्यूम कर लिया कि अब तो आ गया है, अब तो हो जाएगा। चलो, let's move on now. Okay, let me give the same question in a slightly different way, and that is, suppose ये कस है ना, ये सेमी सर्कुलर वो है हम है, और इसके ऊपर एक चेन लगाया गया, और चेन का जो लेंथ है ना बिल्कुल इसके साथ मैचिंग, ये पूरा चेन बिल्कुल क्वार्टर सर्कल चेन वो है, मैचिंग करके, ठीक है। एक काम करो, लेंथ ऑफ चेन इज इक्वल टू 3L, तो लटक भी रहा है, ठीक है, 3L थोड़ा लटक रहा है। एंड क्वेश्चन इज द सेम, वेलोसिटी व्हाइल लीविंग द सरफेस, तो वेलोसिटी व्हाइल लीविंग द सरफेस, where एल रेडियस है क्या? L is the radius. L is the radius और length of the chain 3L है, और ऐसे लटक रहा है एकदम बिल्कुल उसके वर्टिकल टिप पे कांटेक्ट पे, नहीं तो क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा। सॉल्व तो कुछ भी कर लो हो जाएगा, सॉल्व कर मान लो चेन यहां से भी करो तो भी हो जाएगा, पर वो ये कि फिर से एक नया क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें काफी लंबे इंटीग्रेशन है ना, इसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट थोड़ा सा अवॉइड, that's the only thing, बट कैलकुलेशन इसमें भी अच्छा खासा होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, क्या करें। वैसे एक तरीका है, ओके एक काम करो, एक तरीका है, ये 3L में ना और ज्यादा लंबा होगा, एक काम करो इसको ना 2πL कर, I don't think you would have started much again, है ना, I think ये बेटर है 2πL, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन कम होगा। Aryan has asked, is it a quarter circle? Yes, this is a quarter circle of radius L, ये पूरा यहां से लेके यहाँ तक क्वार्टर सर्कल रेडियस L का, और चेन का लेंथ 2πL कर दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेटर हो जाएगा, वो 3L में कुछ ज्यादा ही कैलकुलेशन रहने दो। इसमें भी कैलकुलेशन तो होगा खैर, बट उतना नहीं जितना कि है ना उस वाले केस में होगा। चलो इन द मीनवाइल तुम लोग सॉल्व करो। देखो इसमें क्या है ना कि ये तो हो गया πr/2, क्योंकि पूरा सर्कल 2πr तो उसका एक चौथाई, यानी ये हो गया πr/2, है ना, तो πr/2 मतलब आधा हो गया, तो 2 में से हाफ माइनस कर लिया, तो यानी ये हो गया 3/2 πL, 3/2 πL, ठीक है। तो अब अगर एक काम करता हूं मैं, अगर इसको रेफरेंस ले लूं, है ना, इसको रेफरेंस ले लूं, तो इन दैट केस क्या होगा, इस पार्ट का तो सेंटर मास यहाँ पे है 2r/π, यानी 2L/π, तो मास कितना होगा, क्योंकि ये 1/4, ये 2 है और ये हाफ है, यानी 1/4, यानी m/4 into g
इंटू एच, एच बोलते हैं 12/π, 12/π, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव, और 3/12 वाले का नेगेटिव, यानी माइनस 3m/4 जी एच, एच बोलते हैं 3/2πl का आधा, तो यानी 3/4πl, ठीक है, इज इक्वल टू लास्ट में तो वही होगा हाफ mv², और पूरा 2πl लटक रहा है, मतलब लटक क्या रहा है, मतलब की मौजूद है यहाँ पे, तो यानी माइनस पायल हो जाएगा, तो यानी माइनस mg इंटू पायल, तो आई थिंक 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो mg का इधर होगा तो 2πl, वो वाला इधर आ गया, इधर था 1/4 हाफ, तो इधर खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस l/π, ठीक, l/π 9/8, 16 की जगह 9/8 माइनस 9/8 पाई इज इक्वल टू mv², तो m तो चलो कैंसिल हो गया, यानी v इज इक्वल टू √ ऑफ lg इनटू 2 प्लस 2 माइनस 9/8 and 16, 7/8 पाई, पाई lg कॉमन लो तो 7/8 प्लस 1/π², ऐसे कुछ आ रहा है, तो चेक कर लेना मेरा भी, इज इक्वल टू पाई lg इंटू बल्कि मुझे तो मन कर रहा है कि मैं इसको बाई 8π कर दूं, है ना, lg बाई 8π अगर कर दूं तो दैट केस ये हो जाएगा 7π² प्लस 8, ऐसे कुछ आ रहा है। सर ये 12/π कैसे आया? वो सेंटर मास, इस पोर्शन का जो सेंटर मास होगा, याद है ना, वो हाफ सर्कल का क्या होता है 2r/π, सर आपने रिंग मान के किया, क्वार्टर रिंग। हाँ क्वार्टर रिंग, तो क्वार्टर रिंग का जो सेंटर मास होगा ना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 2r/π होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी 2r/π होगा, अगर सेंटर को ओरिजिन मानते हो तो। हाँ, अगर सेमी सर्कल लेते तो इन दैट केस एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है और वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है 2r/π, तो r बोलते इस पर l है तो 12/π। एक बार फिर भी मेरा कैलकुलेशन चेक कर लेना, that's it. आई थिंक एक पॉइंट कम होगा यहाँ पे, है ना। चलो एनीवे, आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये देख लो बस, ये असली तो यही है, अगर ये समझ में आ रहा है तो आई थिंक आवर जॉब इज डन। देवर सेज रूट अंडर 78/80 GL, नो नो नो, ऐसे नहीं होगा, इसमें गड़बड़ है, वो पाई ना, पाई अलग होगा, मतलब वो नहीं करेगा, सिंप्लीफाई इतना जल्दी से नहीं होगा, उतना सिंप्लीफाई नहीं होगा, एकदम सिंगल आंसर आएगा, ठीक है ना। So I think now let's put a lid to this. सर पाई सर को 10 भी तो ले सकते हैं। पाई स्क्वायर के अप्रोक्सीमेटली 10 हाँ ले सकते हो। वो देखो ऐसा है ना, ये डिपेंड करता है कि चॉइसेस कैसा है, अगर चॉइसेस डेसिमल में है तो ये सब करो, कोई बात नहीं, पाई स्क्वायर को 10 ले लो एंड ऑल दोस थिंग्स यू कैन डेफिनेटली। चलो अभी आया 70/80। अच्छा अच्छा समझ गया, अच्छा उस तरीके से किया, चलो ठीक है, वो सब कर लेना अपने आप। I mean, if you understood this line or if you have written this line properly, job is done, बाकी तो ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। चलो यानी देखो, what I was trying to highlight was through this question was कि हाँ कभी-कभी हमें सेंटर ऑफ मास का भी
ध्यान जो है रखना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे इसी केस में हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास के बेसिस पे ही कैलकुलेशंस हुए, ठीक है ना। चलो इनफैक्ट अगर मान लो जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक मासलेस रिंग है, ठीक है ना, एक मासलेस रिंग है और मान लो उसके ऊपर एक चेन चिपका हुआ है, हाफ, यानी इसका जो लेंथ है वो है पाई आर, ठीक है। और ये समझो ना एक मासलेस रिंग है जिसमें स्पोक्स लगे हुए, सब मासलेस, स्पोक्स वगैरह सब कुछ मासलेस है, सिर्फ मास बोलते बस इस चेन में है। और ये जो चेन है ना, इट इज स्टक नहीं, पेस्टेड ऑन दी रिंग। अब क्वेश्चन क्या है कि जब इसको ऐसी जस्ट हल्का सा टिल्ट करके, हल्का सा, बहुत हल्का सा ऐसे टिल्ट करके छोड़ दिया, तो कभी ना कभी ये नीचे आएंगे, या चाहे ऐसे भी करो चाहे ऐसे भी, फिर फ्यूचर में कभी ना कभी इसका सिचुएशन ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज फाइंड द ओमेगा एट द या लोएस्ट पॉइंट, omega, find omega when chain is at lowest point। याद रखना ये चेन चिपका हुआ है, ये चेन भटक नहीं जाएगा, वो चेन उस रिंग के साथ चिपक के ही ऐसे जाएगा, तो इट्स लाइक दैट। So that's the question। चलो जल्दी करो। देव हैज आस्क्ड कि अच्छा इस क्वेश्चन में आप कह रहे थे कि इंटीग्रेशन जरूरत पड़ेगा, कब जरूरत पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में अगर मान लो ये चेन ऐसे रहता, मान लो 45 डिग्री पे स्टार्ट करता यहां से ऐसे, तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन होता पिछले बार, तो फिर तो वो 2r/π वाला मामला खत्म हो गया, है ना। तो इन दैट केस फिर मुझे इसमें फिर से इंटीग्रेशन करके कैलकुलेशंस करने पड़े, बट हम फॉर्चुनेटली बच गए। पता है क्यों? क्योंकि हमारा कैलकुलेशन यहाँ से था, ये जो क्वार्टर रिंग है, क्वार्टर रिंग का हमें पता है 2r/π वाला हिसाब, तो हमने उसका फायदा उठाया। बट अगर मान लो ये पार्ट नहीं होता, इन दैट केस फिर से मुझे इस पोर्शन का सेंटर मास निकालना पड़ता, और वही इंटीग्रेशन से वो पूरा करके जैसे हम करते हैं नॉर्मली उसी तरीके से, और फिर वो बाकी का लटका हुआ पार्ट एंड ऑल, बाकी तो प्रोसेस सिमिलर है, बस ये कि इतने वाले हिस्से के लिए फिर से मुझे इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, वही वाला इंटीग्रेशन, कोई नया इंटीग्रेशन नहीं, बस लिमिट्स अलग हो जाएगा। हमने लिमिट 0 to π/2 लिया था जब हमने क्वेश्चन सेंटर मास वाला सॉल्व किया था, अब हम π/4 से लेके π/2 लेंगे और फिर से फ्रेश सेंटर मास के कैलकुलेशन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है ना। चलो इसका सॉल्व करो। Anchavarla has given a very quick answer, and that is root under 8g/L/π. Oh, चलो गुड, क्विक आंसर। ओके, और कोई? ओके, हरियान सेज कि मेरा भी आंसर यही है, रूट अंडर 8g/L/π। चलो मैं एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर दो, तो टाइम एकदम बिल्कुल नहीं है, अगर डाउट होगा तो कल देख लेंगे। देखो पहली बात तो यहाँ पे 2r/π पे इसका सेंटर ऑफ मास, और जब ये नीचे आ जाएंगे तो उतना ही 2r/π पे नीचे, है ना। तो यदि रिडक्शन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mg इंटू 2r/π प्लस 2r/π यानी 4r/π, तो ये होगा रिडक्शन इन पोटेंशियल एनर्जी, that will be equal to half mv। now this is interesting, यहाँ पे अगर तुम इस रिंग को देखते हो ना, ये चेन को देखते हो ना, चेन के हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम है, ओमेगा टेंजेंशियल, इसका भी ओमेगा, इसका भी ओमेगा, इसका भी ओमेगा, इसका भी ओमेगा। अगर मान लो चेन के अलग अलग पॉइंट के अलग अलग वेलोसिटी होता कभी और कोई क्वेश्चन है, आज तो नहीं, तो इन दैट केस फिर उसमें भी इंटीग्रेशन, बट जरूरत नहीं पड़ा, क्यों? हर पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी इस वक्त ओमेगा आ रहा है, so therefore I can write it as m into half into m into omega r whole square।
ठीक है, तो m तो चलो कैंसिल हो गया, 2g तो लाइक 8g बाई पाई r, है ना, पाई r, 2 8 r स्क्वायर नीचे r हो गया, हाँ, तो ओमेगा आ जाएगा बिल्कुल 8g बाई पाई r, बिल्कुल सही, ठीक है, अच्छा राइट। ध्रुव गुप्ता दास के सारे पॉइंट के वेलोसिटी कैसे सेम हो गए ना, देखो सारे ना उस सरकमफरेंस में है, तो एक सर्कल का अगर सेंटर फिक्स है तो हर पॉइंट का वेलोसिटी ओमेगा और ओमेगा और ओमेगा और ओमेगा, तो देखो पूरे चेन के एक एक पार्टिकल का वेलोसिटी भले अलग डायरेक्शन में है, जैसे इसका ओमेगा ऐसे होगा, इसका ओमेगा ऐसे, इसका ओमेगा ऐसे, इसका ओमेगा ऐसे, इसका ओमेगा, डायरेक्शन अलग है लेकिन हर एक का स्पीड सेम है, टेंजेंशियल है, कितना है ओमेगा, तो देखो हाफ m और पूरे जो है उसका ओमेगा आर हर पॉइंट का वेलोसिटी है, तो ओमेगा आर का होल स्क्वायर। अगर बाई चांस अलग अलग वेलोसिटी हुआ होता तो फिर मैं इंटीग्रेशन करता, और कोई चारा ही नहीं, है ना। आदित्य दास की सर ओमेगा आर में रेडियस सेंटर ऑफ मास का नहीं होगा, नहीं समझे नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये जो मासेस है ना, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ना, इसके हर पार्टिकल का वेलोसिटी ओमेगा आर है, तो देयरफॉर इसका पता कैसे होगा, हाफ डीएम ओमेगा आर का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो वही बन जाएगा हाफ एम और ओमेगा आर का होल स्क्वायर, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, अगर आदित्य अगर मान लो अभी भी कुछ डाउट रहता है माइंड में, तो इन दैट केस कल एक बार जरूर बताना, तब तक सोचो, आज थोड़ा टाइम आप हो गया, ठीक है ना। चलो, वी वाइंड अप हियर, वी हैड अ नाइस इंटरेस्टिंग डिस्कशन टुडे, एंड राज आई फेल्ट अ लिटिल बैड कि तुमको डांट पड़ गया, मेरा कोई इंटेंशन से नहीं था, मुझे तो लग रहा था शायद कुछ अच्छा सा ही पॉजिटिव ही आउटकम आएगा, बट एनीवे कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, तो कोई बात नहीं, आई होप थिंग्स वुड बी बेटर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, ठीक है। चलो, ओके बेटे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ओके बेटे, थैंक यू, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. Okay, thank you, and have a